यदि आप RAS IAS की तैयारी करना चाहते हैं और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं चाहते, तो फिर स्वागत है पतंजलि IAS जयपुर में, जहां पढ़ाती है दिल्ली की टॉप फैकल्टी डॉक्टर SS पांडे सर, धर्मेंद्र सर, राजेश मिश्रा सर, सुजीत सर, रितेश जसवाल सर, AK अरुण सर, शंकर झा सर। एक बार दोबारा बताइए, आप लोग आवाज पहुंच रही है ना पीछे तक? तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग स्वीकार हो। और बहुत सारी बातें हो चुकी है कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या कराया जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, 2-4-5 मिनट आपका समय लूँगा, लेकिन मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो आपके ना केवल कोचिंग और हमारा लक्ष्य केवल यहीं तक नहीं होना चाहिए कि मुझे सफलता लेनी है। सबसे प्रमुख बातें होती है कि आप जीवन में एक अच्छे इंसान बने, समाज, परिवार और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, अपने मन में एकीकरण की भावना हो, इंटीग्रेशन की भावना हो, ये बहुत मायने रखता है। और राष्ट्र निर्माण में हर एक व्यक्ति की भूमिका हो, ये बहुत मायने रखता है। तो मैं जो करने जा रहा हूँ वो 2-3 सेक्शन में बटा होगा। एक तो सबसे पहले तैयारी के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, एक इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा कि किन चीज़ों से बचना भी चाहिए, ये चर्चा करेंगे। और फिर जो है सो कुछ आंसर राइटिंग जैसे सर लोगों ने बताया, उस पर हम आपको बताएंगे। भूगोल में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सिलेबस हर एक चीज़ का है और आप मुझे जानते हैं या मुझे कुछ बताने की लगता नहीं कि आवश्यकता है। सबसे पहली बातें क्या होती है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो एक मानसिक स्तर की तैयारी हमारी तभी से शुरू हो जाती है जब हम RS या IS के बारे में सोचना शुरू करते हैं। चाहे वो आप इंटरमीडिएट के बाद सोचते हो या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जाकर सोचते हो या आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद सोचते हो, हमारी मानसिक तैयारी उसी समय से होने लगती है। उस तैयारी के दौरान हमें क्या क्या प्राथमिकता में रखनी चाहिए वो सबसे पहले आपको जान लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि आप अपने दृष्टिकोण को केवल आलोचनात्मक नहीं रखें। एक आलोचना होता है और एक समालोचना होता है, ठीक है ना? तो समालोचनात्मक रखना है, हमेशा आलोचना ही नहीं करनी होती है। व्यक्ति के कई पक्ष होते हैं। मुझे याद है कि मैं बिहार लोक सेवा आयोग का एक इंटरव्यू दे रहा था, तो सिवान से मुझे कुछ पूछ दिया गया। तो वो मुझसे शहाबुद्दीन के बारे में जानना चाह रहे थे और मैं वहाँ जा नहीं रहा था। वो बार बार बोल रहे थे कि और कुछ बताओ। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर टिका हुआ था कि सर उनकी जन्मस्थली रही है, देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति बोला कि मैं यही देखना चाहता था कि सिवान के बारे में आप अच्छाई क्या जानते हैं। बुराई तो सभी लोग जानते हैं उसके कि शहाबुद्दीन है वहाँ पे और वो माफिया है। तो अच्छाई को खोजना आपका काम बनता है कि कहाँ से हम जो है सो प्योरिटी को निकाल लें, इम्प्योरिटी को छोड़ दें। तो एक सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपका दृष्टिकोण समालोचनात्मक होना चाहिए। हर एक का क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, क्या दोष है, क्या सब्सटैंशियल हो सकती है, वो ध्यान में रखना होता है। दूसरा क्या है कि जब आप तैयारी करते हैं तो आपका सोच हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव माइंड का होना चाहिए और ऐसे निगेटिव विचारधारा के लोगों से दूर रहिए जो आपको कभी ये कह दे कि आपसे ये चीज़ें नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं इसमें। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जब आपको कोई कह देता है कि आपसे RS नहीं होगा या आप इंडियन IS को नहीं ज्वाइन कर सकते, इंडियन पुलिस सर्विस को नहीं कर सकते, तो कम से कम 4-5 दिन तो आपकी पढ़ाई प्रभावित हो ही जाती है। माइंड में वो चीज़ें बार बार स्ट्राइक करने लगती है कि आखिर होगा या नहीं होगा। तो ऐसे निगेटिव विचारधारा के लोगों से, चाहे वो बहुत क्लोज फ्रेंड ही क्यों ना आपका हो, आपको उनसे दूर रहना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करना होगा आपको कि कैसे हम आगे बढ़ें, किस तरीके से चीज़ों को देखना है। बिल्कुल, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, वो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो निगेटिव विचारधारा वाले लोग हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें। और तीसरा जो सबसे प्रमुख चीज़ें होती है कि एक सर्वे है जो आप लोग भी जानते होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करना चाहिए, टेक्नोलॉजी इंसान के लिए बना है, वरना जो जैविक मानव था टेक्निकल मानव नहीं होता।
लेकिन एक सर्वे है कि भारत का जो युवा है अपना 60-62% समय आजकल सोशल मीडिया पर व्यतीत करता है। और आप मान लीजिए कि यदि 24 घंटे में आपने 14-15 घंटा सोशल मीडिया पर व्यतीत कर दिया है, तो वो 14-15 घंटा ही नहीं है, बल्कि वो आप 20 घंटा मान लीजिए, क्योंकि जो आपने देखा है सोशल मीडिया पर वो उसके बाद भी आपके दिमाग में चलते रहता है। तो उसकी भी अपनी लिमिटेशन है। आज यूट्यूब मेरे समझ से जो है ना वो कचरा का घर हो गया एक तरीके से। वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए मटेरियल कम है, लेकिन भ्रम पैदा करने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं। अब यहीं पर क्या होती है ना कि आपको चूजी बनना होता है। जैसे आप कई बार जो लंच करने के लिए या डिनर करने के लिए कहीं पर जाते हैं, तो होटल में या कहीं पर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप पूछते हैं कि क्या है, तो एक मिक्स वेज सब्जी होता है, पता होगा कई लोग खाते हैं, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ मिक्स वेज कभी नहीं खाता। और इसके पीछे रीज़न ये है कि मिक्स वेज सब्जी में सबसे सड़ा हुआ जो सब्जी उसके पास बचा रहता है वही डालता है। ऐसा गोभी का चीज़ बचा हुआ इसको इसमें डाल दो, ये बचा हुआ इसमें डाल दो। तो कम खाइए लेकिन गुणवत्ता युक्त चीज़ खाइए। और पतंजलि की यही विशेषता रही है कि जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती है वो मिक्स वेज के रूप में नहीं होता है, बिल्कुल वो टेस्टेड होता है, क्वालिटी बेस्ड होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हमेशा फायदेमंद होता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि सोशल मीडिया बहुत सारे, अब देखिए इसका दिक्कत बहुत सारा होता है। पिछली बार जब सिविल सर्विसेज का आरएस का एग्ज़ाम सब हो रहा था तो बहुत से लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं यूट्यूब पर। लेकिन यूट्यूब में परेशानियां क्या होती है कि जैसे मैं बता देता हूं, और जब एग्ज़ाम होता है तो उनकी हालत ख़राब। एग्जामिनेशन के समय क्या होता है कि आपका ये तो टीचर का कराया गया नोट्स होना चाहिए हार्ड कॉपी के रूप में, या फिर आपने अपने से जो डेवलप किया है वो होना चाहिए, ताकि आप अधिक से अधिक टॉपिक को रिवीजन कर सकें। और यूट्यूब देखने के चक्कर में आपने कभी अपना नोट्स बनाया नहीं, तब आप बताइए जिस दिन एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे उस रात भी यूट्यूब ही देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे ना। तो उस समय परेशानियां बढ़ जाती है कि अब आखिर किया तो क्या किया जाए। बहुत सारे लोग होते हैं कि अपना नोट्स बना लिया, और उसमें क्या होता है कि आप 24 घंटे में यदि 8 घंटा 10 घंटा भी एग्जामिनेशन के समय पढ़ते हैं तो आप एक साथ कम से कम 15-20 टॉपिक को एक दिन क्लियर कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया की पढ़ाई में अपनी सीमाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना होगा। और तैयारी के दौरान क्या होना चाहिए कि 2-3 चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं कि सबसे पहले आपको सिलेबस पीटी और मेंस का याद होना चाहिए। ये तैयारी की पहली और प्राथमिक शर्त है। यदि आपको सिलेबस याद है पीटी का और मेंस का तो इसके बहुत सारे फायदे आप उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पेपर में कुछ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और पेपर में जब आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको यदि सिलेबस याद है, कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, तो उसी समय आप दिमाग में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं उसको कि ये जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ ये इस टॉपिक में इस पार्ट में हमारे काम आ जाएगा। और ये बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक आपको पीटी और मेंस का सिलेबस याद नहीं होगा आप वही चीज़ पढ़ेंगे जो पढ़ना नहीं चाहिए। इसमें से कितने लोग हैं जिनको आरएस का या जिनका आईएएस है सपना, उनको सिलेबस याद है पूरा पीटी और मेंस का? कितने लोग हैं? है याद? तो ये सबसे प्राथमिक चीज़ें होती है। और दिन में आप जब भी पढ़ाई शुरू करें तो आप सिलेबस को देखिए पीटी का और मेंस का, कि आज मैं जो टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ उसमें पीटी का कौन सा एरिया मैं कवर करने जा रहा हूँ और कौन सा मेंस का एरिया मैं कवर करने जा रहा हूँ, ये देखेंगे। और रात में डेली सोते समय क्या होना चाहिए कि आपने जो पढ़ाई की है उसका थोड़ा सा एक बार फिल्म चलाना कहते हैं ना दिमाग में, सोते समय वो वीडियो आ जाना चाहिए कि हाँ आज मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ाई की है। तो वो आपका क्या होता है एक बार मेमोराइज्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो वो होना चाहिए। प्रत्येक दिन आप देखिए जितने भी टॉपर्स हैं सबके यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं बाइट्स, आप उनको निकाल कर देखिए तो सब यही कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ें होती है कि आपको पीटी और मेंस का सिलेबस याद होना चाहिए। जब भी पढ़ाई की शुरुआत करें किसी टॉपिक की तो पीटी और मेंस के क्वेश्चन बैंक की शुरुआत देख के करें, क्योंकि वही आपको विंडो प्रदान करता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ तो हमेशा आपके टेबल पर होना चाहिए, स्टडी टेबल पर, पीटी का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, पीटी का क्वेश्चन बैंक और मेंस का क्वेश्चन बैंक। और इसको देखकर सुबह में ही पढ़ाई शुरू करनी चाहिए कि आज मुझे ये टॉपिक क्लियर कर लेनी है। वरना फिर वही होता है कि आप पढ़ाई तो खूब कर रहे हैं लेकिन आउटपुट उसका जो एक्चुअली मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं पाता है। तो ये
थोड़ा सा ध्यान रखना है। और लेखन शैली जो है ना, देखिए एग्जामिनेशन में क्या होता है कि लेखन शैली, नाम ही इसका लेखन शैली, और कोई शैली जो होती है वो अचानक तो आती नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना होता है। और जब भी आप लेखन शैली के लिए जाते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है जानकारी और दूसरा होता है वे ऑफ प्रेजेंटेशन। जानकारी आपके पास कितनी है नहीं है, आप महासागर हैं या क्या, वो कोई मायने नहीं रखता है। एग्जाम में जो पूछा गया है प्रश्न पत्र में, उसके बारे में आप कितना जानते हैं और उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। अब क्या होता है कि किसी भी प्रश्न में या जनरली क्या होता है कि जो कोई सब्जेक्टिव एरिया होता है तो उसका एक प्रिंसिपल का भाग होता है, ठीक है ना, सिद्धांत का भाग होता है, और दूसरा उसका जो भाग होता है एप्लीकेशन का भाग होता है, जिसको हम लोग अनुप्रयोग कहते हैं, अनुप्रयोगात्मक कहते हैं। अभी का जो एग्जाम का पैटर्न है मेंस का, उसमें आप देखते होंगे कि प्रिंसिपल वाली चीजें गॉन हो चुकी है, नहीं पूछी जाती है जनरल स्टडीज में। अनुप्रयोगात्मक चीजें पूछी जाती है कि वो प्रेजेंट समय में कितना रेलिवेंसी रखता है वो चीज, आप उसके बारे में क्या चीजें जानते हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब अनुप्रयोगात्मक चीजें होती है और वहां पूछा जाता है तो आपको एग्जाम्पल के साथ उसको साबित करना होता है, जिसको आप केस स्टडी कहते हैं। और यहीं पर क्या होता है कि सरकार की जो भी राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक योजनाएं होती है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, आप अपने आंसर राइटिंग में उसको इनकारपोरेट करके अपने आंसर राइटिंग के डेप्थ को बढ़ा सकते हैं। और इसमें होना क्या चाहिए कि ये भी ध्यान में रखना है कि यदि जरूरत है तभी करेंगे, जरूरत नहीं तो फिर जबरदस्ती करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि एक गाड़ी जा रही है जिसमें सभी पर आलू रखा हुआ और बीच में उठा ला के एक जो है सो सीताफल रख दिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यदि सब कुछ समान रूप से जा रहा है तो वैसे ही जाना चाहिए। तो आंसर राइटिंग में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं कहीं वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, कहीं वो भारत के विधि का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यदि कोई वर्डिक्ट दिया है तो हमारे लेखन शैली में वो तो उल्लंघन नहीं हो रहा है, हम किसी रेडिकल विचारधारा को तो नहीं लिख रहे हैं। इन सारी चीज़ों से बचना होता है। और आप कहेंगे ये बचेंगे कैसे, तो इसके लिए सभी महारथी इसके लिए ही बैठे हुए हैं, यही बताएंगे कि आपको कैसे अपने लेखन शैली में संविधान की बातों को रखते हुए अपनी बातें रखनी है, कैसे भारत के विधि का उल्लंघन नहीं करना है, कैसे संविधान न्यायपालिका की अवमानना नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें सर लोग बताएंगे, उसमें हमारी भी भूमिका रहेगी। और भूगोल जो है सो बहुत ही टेक्निकल पेपर है, लोग इसको मानते हैं कि बहुत टेक्निकल पेपर है, भी टेक्निकल पेपर, लेकिन ये बहुत सरल भी पेपर है। भूगोल जो है सो 60% मैप के हिसाब से चलता है, और यदि आपकी मैपिंग पर अच्छी पकड़ हो जाए तो भूगोल बहुत ही सरल और आसान है, जीवन में हमेशा आपके साथ जा सकता है। और हमेशा जो पढ़ाई का अप्रोच आप विकसित करें वो इंटीग्रेटेड अप्रोच से विकसित करें। कभी भी जीएस के किसी पेपर को आइडेंटिकल वे में नहीं देखना है, हर एक पेपर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मैं अपने अनुभव से और मैं अपने पढ़ाए हुए अनुभव से ये कह सकता हूँ कि निबंध में उसी को अच्छा नंबर आता है जो जीएस को इंटीग्रेट करके चीज़ों को लिंक करना जानता है, वरना निबंध में एक पेज लिखने के बाद सीधे हाथ बंद हो जाते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि यदि इंटरनल सिक्योरिटी का कोई निबंध है तो फिर क्या वो भूगोल से जुड़ता है भारत के इंटरनल सिक्योरिटी की नहीं, क्या वो साइंस एंड टेक से जुड़ता है कि नहीं, क्या वो इतिहास से जुड़ता है कि नहीं, क्या वो इकोनॉमी से जुड़ता है कि नहीं, क्या वो समाज से जुड़ता है कि नहीं। जिस दिन हम इन चीज़ों को जान जाएंगे कि नहीं, आंतरिक सुरक्षा एक आइडेंटिकल एरिया नहीं है, ये हर एक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, हम उसको लिख लेंगे निबंध में। मैंने पिछले दिन भी याद दिया था कि इस बार जो सिविल सेवा का निबंध का पेपर आया था उसमें एक निबंध पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रौद्योगिकी की भूमिका। सभी को बहुत भारी लगा था, लेकिन मुझे लगता है कि इससे अच्छा निबंध तो हो ही नहीं सकता है। अब यदि थोड़ी बहुत भी आपकी इंटरनेशनल चीज़ों की जानकारी है और टेक्नोलॉजी कैसे की रोल प्ले कर रहा है, भारत इजराइल के संबंधों को देख लें, भारत यूएसए के संबंधों को देख लें, भारत रूस के संबंधों को देख लें, तो ये बहुत आसान निबंध है, इससे सरल निबंध तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि आपकी समझ होनी चाहिए कि आखिर कैसे टेक्नोलॉजी की रोल प्ले कर रहा है।
एक बार मैं भी उस बार शायद सिविल सेवा का मेंस लिख रहा था, मुझे आज भी याद है। राष्ट्रवाद वर्सेस ग्लोबलाइजेशन करके निबंध आया था, और बहुत ही ये क्रिटिकल निबंध लिखना है कि वैश्वीकरण बनाम राष्ट्रवाद करके निबंध आया था, क्योंकि दोनों विचारधारा एक दूसरे के अपोजिट जाती है। और इसको जिसने बैलेंस करके लिखा बहुत अच्छा नंबर, और जिसने बैलेंस करके नहीं लिखा सीधे 25-26 नंबर पर मेरे कई सारे मित्र ढुलक गए थे। तो बैलेंस अप्रोच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है और जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कहीं कहीं पर जाकर ये कंट्राडिक्शन में आ जाता है। और ऐसे में यदि आपके पास वो बैलेंसिंग अप्रोच नहीं है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि लाठी इस तरीके से प्रयोग करो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये बहुत मायने रखता है लेखन शैली में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मैंने तो जब भी क्लास होता है 1-2 प्रश्न आपको लिखाते हैं, आपको लिखना है उसको, तो उस पर प्रॉपर सेशन होगा और सारे सर आप लोगों को बताएंगे। और बाकी चीज़ें सिलेबस में कैसे क्या समझना है, ये जब क्लास शुरू हो जाएगी, कक्षा शुरू हो जाएगी, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।